Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 7th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो देखिए अभी तक ये जो न्यूज़ जब यहाँ पे प्रिंट हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा है वो कितना है 2600 पीपल यहाँ पे किल्ड हो चुके हैं। और एट प्रेजेंट जो न्यूज़ अभी मैं कवर कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो इंक्रीज होके हो गया है 3000। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 लोगों की जान जा चुकी है। ये अर्थक्वेक कहाँ आया है? टर्की में आया है, बट इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा हमें सीरिया पे भी देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो टर्की और सीरिया ये बॉर्डर शेयर करती हैं, तो कुछ पार्ट मतलब सीरिया का भी यहाँ पे क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो सीरिया का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ? वहाँ की जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं एलेप्पो, वहाँ पे मतलब कि बहुत सारा डैमेज वहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें टर्की की बात करते हैं तो टर्की में यहाँ पर 3 अर्थक्वेक आए हैं। हम यहाँ पे अर्थक्वेक जो आया है वो कितना है? 3 आया है। फर्स्ट अर्थक्वेक आया था तो रिचर्ड स्केल में अगर हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड कितना बताया गया था? 7.8। सेकेंड अर्थक्वेक फिर से हिट होता है, उसका मैग्नीट्यूड बताया गया है 7.5, जो कि पहले से थोड़ा कंपैरिजन में कम था। फिर यहाँ पे थर्ड अर्थक्वेक फिर से आता है, उसका मैग्नीट्यूड बताया गया है कितना? 6। ओके, अगर रिचर्ड स्केल में ये जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो 7 या 7 से ऊपर होता है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ह्यूज लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्यूज लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टर्की ने क्या किया? हिट किया है फोर्थ अलार्म को। अगर कोई भी कंट्री फोर्थ अलार्म को हिट करती है इट मीन्स दे आर क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे हेल्प मांग रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, है ना। जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो वहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आता कि अब कैसा क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दुनिया भर की कंट्रीज हैं वो सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टर्की की हेल्प कर रहे हैं। इंडिया भी यहाँ पे क्या कर रहा है? टर्की की हेल्प कर रहा है। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, इंडिया ने उसे यहाँ पे सेंड किया है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ये कहा कि कैसे भी यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस होगी वो इंडिया टर्की को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? ठीक है, ये न्यूज़ है, हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट जो यूपीएससी का एक अलग ही यहाँ पे पोर्शन है। आप सभी को पता है डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी देखेंगे ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है इसे अलग से पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, पहला अर्थक्वेक का, दूसरा यहाँ पे जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ के प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। तो अर्थक्वेक की अगर हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ में जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें इंटेंस क्या होता है? सडन शेकिंग होने, मतलब कि ग्राउंड में वो क्या होने लगता है? शेक होने लगता है, वो होता है अर्थक्वेक। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन 2 ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन बाय अनदर। अब अर्थक्वेक क्यों आता है? जो हमारी अगर हम अर्थ देखें तो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, वो क्या है? प्लेट्स में डिवाइड है। आप सभी को पता है उसमें फॉल्ट्स हैं और प्लेट्स हैं। और जब ये प्लेट्स क्या है कंटिन्यूसली जो है हमारी क्रस्ट के अंदर यहाँ पे लार्वा है, मैग्मा है, और ये लार्वा और मैग्मा के कारण ये कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? ये जो प्लेट्स होती हैं शेक करती हैं, है ना, और कभी कभी ये ज़्यादा शेक कर जाती है तो उसी को हम कहते हैं क्या? अर्थक्वेक। और जो टर्की है, अगर हम टर्की की बात करें तो देखिए ये क्या है? हमारी मेजर टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं, है ना। तो प्लेट्स क्या होती हैं? द एजेस ऑफ प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। अब ये हमारी देखिए ये सारी कैरिबियन प्लेट्स हैं, नाजाक्का प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, है ना। तो ये सारी क्या है? प्लेट्स हैं। अब ये जो जहाँ से एक दूसरे से ये अटैच हैं ये क्या होती है? इनकी बाउंड्री होती है। और यही जो बाउंड्री है इसी को हम क्या कहते हैं? फॉल्ट्स कहते हैं। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे क्या होते हैं कंटिन्यूसली टेक्टोनिक प्लेट जो होती है मूव करती रहती है, बहुत धीरे धीरे मूव करती है। जैसा कि आप सभी ने भी सुना होगा कि इंडिया भी क्या है? इंडिया भी एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जो हमारे हिमालयाज हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है ना। क्यों? क्योंकि जो मूव है वो हमारी जो प्लेट है, हिमालयन प्लेट्स है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही? मूव हो रही हैं। और मूव हो रही है जिसकी वजह से जो हिमालयाज हैं उनकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है
है ना। तो ये जो फॉल्ट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, कंटिन्यूसली मूव करती हैं, जिसकी वजह से जब ये एक दूसरे से बम्प करती हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की में 2 मेजर फॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अरेबियन प्लेट है, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है हमारी अरेबियन प्लेट और ये है एनाटोलियन प्लेट। ठीक है, और ये एनाटोलियन प्लेट का ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है और ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है। अब ये प्लेट्स क्या हैं, आपस में जब यहाँ पर क्या हुए, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, ये क्रैक्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अर्थक्वेक देखने को मिला। और टर्की क्या है, एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसा कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या हमें बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स यहाँ पे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये रही हमारी प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट के बगल में ये हमारी एनाटोलियन प्लेट है, ये टर्की में 2, तो इसका ये नॉर्थ पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है, और यहाँ पे अरेबियन प्लेट है। अब देखिए सीरिया क्यों उससे इफेक्ट हुआ, यहाँ पे मेनली जो हमारा एपिसेंटर कहाँ था, मतलब कि जहाँ एपिसेंटर क्या होता है, जहाँ से मेजर जो हमारी वेव होती है सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वेव फॉर्म में निकलता है अर्थक्वेक। तो जहाँ से, तो देखिए गाजियन टापे, यहाँ से ये हमारा एपिसेंटर था टर्की का, यहाँ से पूरा ये फिर एरिया वेव्स जो है पूरी एरिया में फैलती हैं। ओके, अब देखिए हम टर्की का यहाँ पे मैप देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि सऊदी अरेबिया इससे क्यों अफेक्ट हुआ, सॉरी सीरिया। ये हमारा टर्की, ओके, टर्की ये ब्लैक सी से लगता है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे साइप्रस, ठीक है, यहाँ पे लेबनान है, ये देखिए सीरिया क्या है, इसकी बॉर्डर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री। ओके, सीरिया, इसके कारण यहाँ पे जो टर्की में अर्थक्वेक आया है उसके हमें इफेक्ट सीरिया में भी देखने को मिले हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू एनुअल लॉयर्स एलिवेशन एज जजेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पिटीशन फाइल की गई है लॉयर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया है, एक पिटीशन फाइल किया गया है, किसके अगेंस्ट, एडवोकेट विक्टोरिया गौरी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, एडवोकेट विक्टोरिया गौरी के अगेंस्ट यहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया है कि उन्हें, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है उन्होंने ये किया था कि उन्हें अपॉइंट करेंगे, रिकमेंड किया था उनका नेम फॉर द मद्रास हाई कोर्ट। ओके, मद्रास हाई कोर्ट के लिए विक्टोरिया गौरी जी का नेम जो था वो रिकमेंड किया गया था। इसी के अगेंस्ट यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो एडवोकेट हैं उनके अगेंस्ट उनको एक्यूज किया किस चीज़ से, हेट ऑफ स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज। मतलब कि ये कहा गया कि वो क्या करती हैं, जो माइनॉरिटीज सेक्शन है उनके अगेंस्ट वो हेट स्पीच देती हैं। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या गया है, पिटीशन फाइल की गई है। अभी इसमें कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है। अब देखते हैं फर्दर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए हाँ, राजस्थान ओपन प्रिजन्स हेल्पिंग ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ इनमेट्स। अब देखिए राजस्थान की क्या है, केस स्टडी है, क्या है, राजस्थान की केस स्टडी है, जिसमें क्या किया है, ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। ओपन प्रिजन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे कि जो पर्सन है, देखिए जिन्होंने मतलब कि माइन्यूट क्राइम्स किए हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे क्राइम्स किए हैं, तो अगर उन्होंने 3 से 5, ठीक है, 10-15 साल की अपनी जो सज़ा है उसको यहाँ पे काट लिया है, ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बची हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे राजस्थान में क्या है, राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप रूल 1972 में आया था, जिसपे यहाँ पे ओपन प्रिजनर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। अब ओपन प्रिजनर का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है एक बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है, उसमें वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सारी चीज़ें, मतलब हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और जब रोल कॉल आता है, जैसे मॉर्निंग में एक रोल कॉल होती है, ठीक है, और एक हमारी इवनिंग में होती है, नाइट में रोल कॉल होती है, तो उस टाइम पे वो रोल कॉल के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अदरवाइज वो फ्रीली वहाँ पे जो हमारा बाउंड्री एरिया है, मतलब कि हाँ, उन एक बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन है कि वो उससे बाहर नहीं जा सकते, और विद इन दिस बाउंड्री वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, टाउन्स में आ जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजेस हैं उन्होंने इसको यहाँ पे क्या किया, देखा, सुना, और ये कहा कि ये क्या है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, हमें ये कंट्री में पूरी, मतलब कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, हमें यहाँ पे पूरी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में
इस तरीके की चीज़ें लानी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब देखिए बात किस में आ जाती है कि अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है, ठीक है, किसी ने रेप किया है, बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, तो उसके लिए भी क्या ये फंडा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए बात आ जाती है कि हम यहाँ पे उसके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो पर्सन है उसके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हीनियस क्राइम में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, जो हमारे छोटे मोटे यहाँ पे क्राइम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये केस स्टडी है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो फर्स्ट हमारा है पंचरिंग टाइज। आप सभी को पता है, हमने अभी कल ही देखा कि यूएस ने क्या किया, चाइना का जो बलून था, जो सिविलियन बलून था, अब चाइना उसे सिविलियन बलून कह रहा है और यूएस उसे कह रहा है कि ये क्या है, सर्विलियंस बलून है। तो यूएस ने क्या किया, जो ये बलून था उसको यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। अब ये बलून, जो इस तरीके का बलून है ना, सिर्फ यूएस में नहीं, जापान में भी ये देखा गया था। ठीक है, इंडिया में भी, इंडिया के अंडमान एंड निकोबार एरिया में ये चाइना का जो ये बलून है इसे यहाँ पे देखा गया था। बट इंडिया और जापान की बात करें, उन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब उन्होंने बलून को शूट डाउन नहीं किया। बट यूएस में जब ऐसा देखा गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएस ने उस बलून को यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। उनके एयर स्पेस में था तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको शूट डाउन कर दिया। अब चाइना यहाँ पर शांत रहने वाला तो है नहीं, है ना, चाइना यहाँ पे चुप नहीं रहेगा। अब चाइना ने यहाँ पे क्या कि इसके जो इम्प्लीकेशंस है, अब हमारी बात आ जाती है किस पे, फ्यूचर की, है ना, फ्यूचर की यहाँ पे बात आती है। अब हम सभी को पता है, पहले से ही हम देखें तो यूएस एंड चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं है, है ना। तो यहाँ पे और क्या होगा, जो यूएस और चाइना के जो रिलेशंस होंगे वो डेटोरिएट होंगे। उसमें सेकंड इसमें क्या आती है, यूएस का हमें इंगेजमेंट दिखता है कहाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का जो इंगेजमेंट होता है वो हमें कंटिन्यूसली दिखता है। यूएस ने ये भी कहा है कि अगर ताइवान में कोई भी इशू होता है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपनी जो मिलिट्री असिस्टेंस है, मिलिट्री यहाँ पे इंटरवीन वहाँ पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अगर यूएस अगर इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो इंडिया के लिए यहाँ पे ये डायलेमा आ जाता है कि वो चाइना को सपोर्ट करेगा या फिर यूएसए को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक मतलब सुपर पावर की तरह है दोनों ही, यूएस और चाइना। अगर वो यूएस को यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा, और चाइना हमारा क्या है, एक नेबरिंग कंट्री भी है। तो देखिए हमारे क्या आ रहा है, इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा डायलेमा आ रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं, जब कोल्ड वॉर का एरा था, एक साइड में यूएसएसआर था और एक दूसरे साइड में यूएस था, तो यहाँ पे फिर हमने पॉलिसी अपनाई थी नेम की, नॉन अलाइनमेंट की। अब देखना ये कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या इसमें केसेस आते हैं, हम किस पॉलिसी को यहाँ पे लेकर आते हैं। तो आई होप इस आर्टिकल में ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही बताया गया कि फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट आर्टिकल है एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। ठीक है, हम सभी को पता है एंड ऑफ लाइफ डिसीजन 2018 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। लिविंग विल क्या होती है, लिविंग विल होती है कि पर्सन, यहाँ पर अगर कोई पर्सन अपने कॉन्शियस माइंड में ये सोचने समझने की स्थिति में है, कॉन्शियस माइंड में, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है इन फ्यूचर कि वो क्या कर सकता है, कोई मूव नहीं कर सकता है ना, तो उस टाइम पे उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। आप सभी ने इथोशिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना। हमारे इंडिया में क्या है, इथोशिया क्या होता है कि पर्सन को क्या करना है, विलफुल यहाँ पे डेथ प्रोवाइड की जाती है। अब जो इथोशिया का है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव इथोशिया और दूसरा होता है पैसिव इथोशिया। ठीक है, इन एक्टिव इथोशिया पर्सन को यहाँ पे इंजेक्शन ड्रग्स के थ्रू क्या किया जाता है, डेथ प्रोवाइड की जाती है। और पैसिव इथोशिया में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, फूड की बात करते हैं, हम उसको कम्प्लीटली यहाँ पे डिनाई कर देते हैं, हम उस पर्सन को सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे
प्रोवाइड नहीं करते। अब देखिए ये इथूशिया का कॉन्सेप्ट कब आता है कि जैसे कि कोई पर्सन है वो किसी ऐसी बीमारी से यहाँ पे डायग्नोस्ड है कि मतलब वो ठीक नहीं हो पा रहा, हम उसका कितना भी इलाज करवा लें वो यहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा है, और हम क्या है जो फैमिली मेंबर होते हैं किसी भी पर्सन को ऐसे देख मरते हुए नहीं देख सकते। तो यहाँ पे ये इथूशिया का कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्या करें, उसे जानबूझकर मतलब कि विलफुली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, एक्टिव इथूशिया जो ड्रग्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे डेथ प्रोवाइड की जाती है, ये क्या है, बैन है। इंडिया में पैसिव इथूशिया ये एक्टिव है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन को खाना नहीं देते हैं, है ना, सपोर्ट जो असिस्टेंस होनी चाहिए, मेडिकल हेल्थ होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं पैसिव इथूशिया में। तो यहाँ पे बात की गई किसकी, लिविंग विल की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था लिविंग विल, तो ये कंडीशन आने से पहले ही पर्सन एक क्या करता है, लिविंग विल लेकर आता है, जिसमें वो ये कहता है कि इन फ्यूचर अगर कभी उसके साथ ऐसी कंडीशन आती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स है उसके साथ वो कैसा बिहेव करेंगे। ओके, तो ये होता है लिविंग विल का कॉन्सेप्ट। तो इसी को इसमें बताया गया है कि हमें क्या करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो लेजिस्लेचर है, हमारी पार्लियामेंट है, उसको यहाँ पर इस विल के जो नॉर्म्स हैं उसको और ज्यादा यहाँ पे डायरेक्टिव मतलब कि बेटर बनाने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलेसेंट इंडिया। यहाँ पे देखिए, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉट ओनली ह्यूमन बींग, एनिमल की, ह्यूमन बींग की, यहाँ पे स्टेजेस होती हैं। एक होती है हमारी चाइल्ड, जब हम छोटे होते हैं। दूसरी, हम थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, हम एडोलेसेंस की स्टेज पर आते हैं। उसके बाद हम होते हैं एडल्ट। ओके, चाइल्ड के जब हम छोटे होते हैं तो हमारी इतनी ज़्यादा केयर नहीं की जाती, मतलब हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो उस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये कहते हैं कि हाँ ये बच्चा है, अभी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। एडल्ट आ जाते हैं तो हमसे क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाएं, है ना। कोई भी डिसीजन है, कोई भी चीज़ है, उसमें कोई भी बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या शो करें, मैच्योरिटी को यहाँ पे शो करें। ओके, अब जो एडोलेसेंस होते हैं यहाँ पे ये फंस जाते हैं। अब इन पे क्या हो जाता है कि ना तो इनसे भी हमें ये जो स्टेज होती है इसमें ना तो हमारे ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, हम ना तो पूरे प्रॉपरली यहाँ पे मैच्योर होते हैं, और ना ही हम बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है ना, हम मैच्योरिटी की यहाँ पे लेवल पर जा रहे हैं। तो जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर इसमें हम यहाँ पे ध्यान भी देते हैं तो क्या होता है कि मेनली हमको जो एडोलेसेंस होते हैं हम उनको ये समझते हैं कि वो भी क्या है, मैच्योर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसको यहाँ पे जो ये कैटेगरी होती है, अगर हमने ये जो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी है इसको यहाँ पे इंडिया से कनेक्ट कर दिया है कि जब इंडिया 1947 में यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब हमने उसको क्या कहा था, बॉर्न इंडिया, मतलब कि वो अभी नया नया देश है ना, तो वो चाइल्ड है। फिर अब जो इंडिया की स्टेज है उसको यहाँ पे किससे कनेक्ट किया गया है, एडोलेसेंट इंडिया से, है ना। तो एडोलेसेंट इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया क्या करे, एक मैच्योरिटी को यहाँ पे शो करे। अगर हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी इज द ड्यूटी टू कंडक्ट ऑनसेल्फ इन अकॉर्डिंग्स विद सोशल नॉर्म्स। जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहेव करना है, मतलब हमें क्या बोलना है, हमारे एक्शन किस तरीके से होने चाहिए, है ना। हम क्या फील करते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, सोसाइटी है, उसके अगेन मतलब कि उसके तहत, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग्स हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे कंडक्शन होंगे उसे परफॉर्म करना होगा, हमारी ड्यूटी को यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि मैच्योरिटी को, अगर ये तो मैच्योरिटी हो गई, अब किसी देश की जो मैच्योरिटी, किसी नेशन की जो मैच्योरिटी है उसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है, मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन एज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ सोशल फ्लक्स। यहाँ पे क्या है, जो नेशन की यहाँ पे लोगों के बारे में बात की जा रही कि किसी भी देश की मैच्योरिटी कब होती है, जब वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे क्या समझे, जो सोशल फ्लक्स है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो जो सोशल फ्लक्स है उसको वो अच्छी तरीके से समझें और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, बिहेव करें। तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल फ्लक्स को समझते हैं, तो वो उतना, जो नेशन है वो उतना ज़्यादा क्या है, मैच्योर है। ओके, तो आपको यहाँ पे नेशन की मैच्योरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुई। अब ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताएगा जो ये मैच्योर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या दिया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
है ना। क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमें ये देता है, ठीक है। अब इसमें ये पूरी बात इसी की बात बताई गई कि जो हमारा राइट टू स्पीच है, अब ये जो राइट टू स्पीच का कॉन्सेप्ट आया ये कहाँ से आया, क्या ये इंडिया में था? तो यहाँ पे आर्टिकल में इसमें ये बोला गया, एक आर्टिकल में एक नोशन है कि जो राइट टू स्पीच है ये इंडिया में कभी था ही नहीं, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है राइट टू स्पीच का वो कहाँ से आया है, ये वेस्ट से आया है, मेनली ग्रीस से, ठीक है। मेनली कहाँ से, जो हमारा एंशियंट ग्रीक है वहाँ से आया है। और यहाँ पे जो वोल्टायर हैं एंड रूसो, इनको मेन प्रोपोनेंट माना जाता है किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट्स के जो प्रोपोनेंट्स हैं मेनली वेस्ट के, वो कौन कौन से हैं, रूसो एंड वोल्टायर, ठीक है। इंडिया में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हमें थोड़े बहुत यहाँ पे क्या मिलता है, डिबेट्स वाली चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमारा जो वो आदि शंकराचार्य, उनका एक डिबेट था, उसका यहाँ पे बताया गया कि जो डिबेट ऑफ आदि शंकराचार्य ऑफ सेंट तिरुंगना संबनाथ सीम्स रिमार्केबली लिबरल, तो जो आदि शंकराचार्य की जो डिबेट्स होती थी उसको बस यहाँ पे बताया गया है कि क्या है वो, कि हम उसको मान सकते हैं कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि थोड़ी सी क्या थी, लिबर्टी यहाँ पर हमें थी, ओके, बोलने की। बट ये जो लिबर्टी थी वो कैसी थी कि यहाँ पर आप किसी भी किंग के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे, है ना। यहाँ पे लिमिट थी एक, कि आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मन है बोलिए, लेकिन आप जो किंग है, राजा है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर नहीं बोल सकते। अगर आपने बोला तो आपको यहाँ पे डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की जाती है। अब जो यहाँ पे वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं लिबर्टी के बारे में, जो ये फ्रीडम है उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि वोल्टायर क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए वोल्टायर का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं आई होली डिसअप्रूव ऑफ दी व्हाट यू से एंड विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। देखिए तो यहाँ पे इन्होंने फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म को किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि आप क्या कह रहे हैं, जैसे कि कोई दो पर्सन है, तो इस पर्सन ने क्या कहा, वो उससे पूरी तरीके से क्या करता है, डिसअप्रूव करता है, डिसएग्री करता है। बट वो क्या कर रहा है, उसने जो कहा उसका वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आदर कर रहा है, और उसने जो कुछ भी कहा है तो उसको क्या हो, यहाँ पे डेथ प्रोवाइड ना हो। वो क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है उसको यहाँ पे बचा रहा है कि उसको यहाँ पे कहने का अधिकार है, और उसको यहाँ पे इसकी मौत की सजा भी नहीं मिलेगी। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा इस आर्टिकल में कि इंडिया में क्या है कि अगर आप किसी किंग के अगेंस्ट कुछ बोल देते तो आपको यहाँ पे डेथ प्रोवाइड की जाती थी, है ना, मौत की सजा दी जाती थी। तो सिर्फ ये जो नोशन है ये हम कह सकते हैं गलत है ना। सिर्फ ये इंडिया में नहीं, वेस्ट में भी हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि अगर आपने किंग के अगेंस्ट कुछ भी कहा तो यहाँ पर क्या होता था, आपको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की जाती थी। तो ये नोशन यहाँ पे इस आर्टिकल में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रॉन्ग है ना, हमारे पर्सपेक्टिव से, कि ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली बताया गया है क्या कि जो हम अब किस स्टेज पर है, एडोलेसेंस की स्टेज पर है। हमारी जो यंगर जनरेशन है वो क्या है, उनमें जो टॉलरेंस की जो टॉलरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। यहाँ पर क्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उसमें जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है ना, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, है ना, प्रोटेस्ट, ओके। तो दीज थिंग्स आर ऑफन सीन इन इंडिया, है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें ये जो चीज़ें हैं वो जनरली इंडिया में देखने को मिल रही हैं। अब जैसे कोई भी यहाँ पे प्रोटेस्ट, कोई भी मूवी यहाँ पे बनी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इन्होंने मूवी का एग्जांपल दिया है कि कोई मूवी आती है और हम क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो उसका कॉन्सेप्ट है मूवी का वो हमें पसंद नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या करने लगते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया में उसको डिफेम करने लगते हैं, उसके जो पोस्टर्स होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, उसको हम वहाँ पे बर्न करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इनटॉलरेंस की बात की गई कि किस तरीके से जो इंडिया में जो यंगर जनरेशन है उनमें जो इनटॉलरेंस है उसको बताया गया है। और मतलब कि यहाँ पे स्पीच की बात की गई, जैसे कि यहाँ पे हम आर्ट को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि आर्ट कैसा है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा, जो मूवी है वो क्या कह रही है ना, बिकॉज दे डिसएग्री विद व्हाट इज एक्सप्रेस्ड। मूवी में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया गया, हम उस चीज़ से एग्री करते हैं। हम वहाँ पे आर्ट नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किस तरीके से काम किया, सारी चीज़ें उनकी हम कला नहीं, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, हम उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं और इसकी वजह से हम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनटॉलरेंस आ रहा है। और ये भी क्या है, हमारी जो आर्टिकल 19 है उसमें राइट टू स्पीच, जो हमारा फ्रीडम टू स्पीच है, उसमें क्या है, बहुत सारे रीजनेबल क्या है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं,
क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है वो किसके साथ आता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया कि पीपल फील अनईजी व्हेन समवन स्टैंड अप एंड से। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर कोई पर्सन है वो हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जो हमारे अगेंस्ट होती है, हमें पसंद नहीं आती, तो हम यहाँ पे क्या करने लगते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम उस चीज़ को चेंज करने लगते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे बारे में गलत चीज़ कहेगा तो क्या हम उसके साथ दोस्ती करेंगे, हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसमें देखिए यही बात कहा गई है कि पीपल फील अनईजी व्हेन समवन स्टैंड अप एंड से वी हैव बीन डूइंग दिस रॉन्ग एंड दैट थिंग मस्ट चेंज। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब लोग ऐसा फील करने लगते हैं और किसी चीज़ से डिसएग्री होने लगते हैं तो वो क्या कहते हैं, उस चीज़ को चेंज करने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? चेंज करने की बात करते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा यहाँ पे इनटॉलरेंस है ना। किसी भी पर्सन की, हमें देखो, हमें अगर यहाँ पे राइट टू स्पीच है, हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, थॉट्स का फ्रीडम है, तो जो सामने वाला पर्सन है उसके पास भी सेम राइट है। तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ओके, इसी के कॉन्सेप्ट में आता है हमारा जो मॉब लिंचिंग। हमें बहुत सारे जो मॉब लिंचिंग के यहाँ पे केसेस देखने को मिले हैं कि क्या करते हैं, लोगों को यहाँ पे मॉब लिंचिंग के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है कि लोगों को डराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया था दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स इवन अगेंस्ट पर्सन अदर देन द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको हम किसी पर्सन के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हैं, किसी स्टेट के अगेंस्ट भी, और अदर देन द इंस्ट्रूमेंटलाइज। ओके, तो इसमें मेनली यही बताया गया कि जो राइट टू स्पीच ऑफ इंडिया का है वो किस स्टेज पर है, एडोलेसेंस के स्पीच पर है। तो यहाँ पे हमसे क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम यहाँ पे एक मैच्योरिटी को शो करें, बट यहाँ पे अभी भी क्या है, मैच्योरिटी नहीं आई है। यहाँ पे कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं इंटॉलरेंस है, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है, मॉब लिंचिंग है, ओके, प्रोटेस्ट किया जाता है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए इसमें यही सारी चीज़ें बात कही है कि इसमें जो हमारे आदि शंकराचार्य एंड सेंट तुरुगना सीम्स रिमार्केबली लिबरल। तो इसमें यही बताएगा किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो अगर फ्रीडम को किस तरीके से बताएगा कि अगर आप किसी भी किंग को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, रॉयल पॉलिसीज को या फिर किंग को, तो आपको यहाँ पे जो फ्रीडम है उसको आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबरल है, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो इसमें यही पूरी बात यहाँ पर कही गई है। ओके, हम यहाँ पे आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इनका यहाँ पे जिक्र आ गया है तो यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य कौन थे? डिवोटी ऑफ शिवा थे, प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैता। मॉनिज्म की जो डॉक्ट्राइन है किसने प्रोपाउंड करी है? आदि शंकराचार्य ने। इनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं? तो ब्रह्म सूत्र, भज गोविंदा सूत्र, निर्वाण एंड पराक्रम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए डिमांड फॉर मनरेगा वर्क एक अनमेट। तो यहाँ पे बात की गई, हम सभी को पता है कि इस साल का जो बजट आया है उसमें कितना एलोकेट हुआ? जीडीपी का ओनली 0.2%, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो पेंडिंग वेजेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं? 15,000 करोड़ रुपए जो हैं अभी भी यहाँ पे पुराने जो पेंडिंग वेजेस हैं वो हैं। और सिर्फ जो बजट का एलोकेशन हुआ है कितना हुआ है? 60,000। अब इसमें से हमारा 15,000 तो वेजेस में ही चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 45,000 करोड़। तो इसमें से, और जो मनरेगा है ये क्या है? डिमांड ड्रिवन लॉ है। इसमें से मतलब कि क्या होता है, कोई भी हाउस होल्ड है तो आपको वहाँ पे अगर किसी ने डिमांड करी किसकी, कि हमें क्या चाहिए, मनरेगा के अंदर यहाँ पे जॉब चाहिए, डिमांड करी यहाँ पे वर्क की, तो आपको 15 दिन के अंदर यहाँ पे क्या करना होता है, उस डिमांड को उनको जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। बट मनरेगा के अंदर क्या किया गया, इस बार जो बजट का एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम रखा गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्क की डिमांड है, मतलब लोगों ने अगर डिमांड करी कि हमें मनरेगा के अंदर काम चाहिए, तो उनकी जो ये डिमांड हो रही है वो कैसी हो रही है, अब हम उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा यहाँ पे बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको हम वेजेस कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो मनरेगा की डिमांड है वो कैसी हो रही है, अनमेट हो रही है। हम उनकी जो डिमांड्स है उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या, मनरेगा क्या है, ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट होता है, 100 डेज का इसमें रोजगार दिया जाता है लोगों को। और इसमें अगर जैसे कि आज मैंने डिमांड कर दी काम की, तो आज से 15 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे काम मिल जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। बट अब क्या हो रहा है कि जो ये डिमांड है वो क्या हो रही है, अनमेट हो रही है। लोग
यहाँ पर लोगों को यहाँ पे काम अब नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो इसमें सारी यही बताया गया कि ग्राम सभा का किस तरीके से रोल होता है। ग्राम सभा यहाँ पे क्या करती है, जो कामों की जो लिस्ट होती है उसको प्रायोरिटी करती है ना, मतलब कि किस प्रायोरिटाइज करती है कि किस काम को हमें यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है, और जो कहाँ पे मतलब जो पोटेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में उसको वहाँ पे लेके जाता है। ओके, इट मॉनिटर्स द वर्क एग्जीक्यूटेड विद इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, तो ये जो मनरेगा की ग्राम सभा होती है वो उसको यहाँ पे देखती है। ओके, इट एक्ट्स एज प्राइमरी फॉरम ऑफ द सोशल ऑडिट्स। यहाँ पे सोशल ऑडिट्स, अगर किसी की यहाँ पे कोई डिमांड है ना, किस तरीके से यहाँ पे पैसों का एलोकेशन हो रहा है, यहाँ पे बजट का वेजेस दिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका यहाँ पे जो फॉरम होता है कौन देखता है, ये ग्राम सभा का जो मनरेगा होता है वो सारे यहाँ पे देखता है। ओके, अब यहाँ पे हम रोल की बात करें, पंचायत के यहाँ पे क्या रोल होता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस होल्ड्स, इशूइंग मनरेगा जॉब कार्ड यहाँ पे इशू किया जाता है, वर्कर की जो क्वेरीज होती है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है, रोजगार दिवस यहाँ पे हर महीने यहाँ पे रोजगार दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे बताए गए कि पंचायत के किस तरीके से यहाँ पे रोल हैं और यहाँ पे वो मनरेगा के अंदर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर है क्या है, ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। तो नेवल LCA लैंड्स ऑन विक्रांत, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन। यहाँ पे ये न्यूज़ है कि जो हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हमारी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है ना, इंडिया में मतलब ये बिल्ट हुआ है, तो ये हमारी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। ये इसने क्या किया है, सक्सेसफुली बोर्ड किया है कहाँ पर, INS विक्रांत के ऊपर। INS विक्रांत क्या है, ये हमारी क्या है, INS विक्रांत नेवल है। ओके, नेवल शिप है, तो INS विक्रांत के ऊपर ये सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है किसकी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और हमें यहाँ पे मेनली हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हम किस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारी जो इंडिजीनियस फ्लाइट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने के हम यहाँ पे इंडिजीनियस फ्लाइट्स बनाएं, है ना। नेवल हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उस पर यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये इंडिजीनियस है, इसने सक्सेसफुली किस पे लैंड किया है, विक्रांत INS पे। विक्रांत INS ये भी क्या है, इंडिया का ही, बट ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है रशिया के द्वारा। ओके, इसमें आपको यहाँ पे नोट डाउन करने की जरूरत है कि ये INS जो विक्रांत है, विक्रमादित्य, ये रशिया के द्वारा यहाँ पे बिल्ड किया गया है। तो बस इसमें हमारे लिए इतना ही कि मतलब यहाँ पे एक सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है यहाँ पे, मतलब कि अच्छे से, मतलब ये जो LCA है उसने यहाँ पे टेक ऑफ किया है बाय अ ट्विनिंग MiG-29 के फाइटर जेट के साथ, यहाँ पे उसने सक्सेसफुल यहाँ पे लैंडिंग की है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से हमारा जो इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है हम उसकी तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए ये सारी इसकी बात की कि ये हमारे लिए GS पेपर 3 से रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बात की गई किसकी, इंडिया टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वेक हिट टर्की। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात करी कि हमने क्या किया है, यहाँ पे टर्की को यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ टीम इंडिया ने यहाँ पे सेंड किए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।